हेलो एवरीवन। और आज हम करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की अपनी फर्स्ट थ्योरम, जिसका नाम है कॉची थ्योरम। इसको कॉची गॉर्सेट थ्योरम भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हम गॉर्सेट्स लेमा का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट क्या कहती है? लेट एफ जेड बी एनालिटिक एंड सिंगल वैल्यूड फंक्शन। जो मैं मार्क करती जा रही हूँ इसका मतलब क्या है? एफ ऑफ जेड एनालिटिक होने का मतलब क्या है कि मेरा एफ ऑफ जेड एग्जिस्ट करना चाहिए और उसकी कुछ वैल्यू आएगी और उस पर एनालिटिक होगा वो। और सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या है? मान लो मेरे पास ये डोमेन है, ये मेरे पास रेंज है। डोमेन का हर एक पॉइंट के लिए मेरे को रेंज में कोई ना कोई वैल्यू मिलनी चाहिए, तब मैं उस फंक्शन को कहूँगी सिंगल वैल्यूड होगा। अब एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कॉन्टोर सी। सिंपल क्लोज्ड कॉन्टोर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सिंपल क्लोज्ड कॉन्टोर का मतलब कोई भी शेप जो बंद हो। देन इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्टोर एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। दोबारा से एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एफ ऑफ जेड क्या होना चाहिए? एनालिटिक होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। कहाँ पे? इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल कॉन्टोर सी। कॉन्टोर सी के अंदर और उसके ऊपर। तब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? कॉन्टोर इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्टोर एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। मेरे पास ये वैल्यू आएगी। अभी पीछे हमने पिछले वाले जो वीडियो थी उसमें हमने ये वाला थ्योरम प्रूफ करी थी कि ये 0 कैसे आता है। तो उसके लिए आप पहले वो वीडियो एक बार देख लेना तो इजी हो जाएगा आपका काम। तो गॉर्सेट थ्योरम, गॉर्सेट जब भी मान लो मेरे को छोटी क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस करवाए जाते थे तो उससे पहले मेरे को फॉर्मूले बता दिए जाते थे। यहाँ पे भी वही है। जब भी हम यहाँ पे मान लो मेरे को ये कॉची थ्योरम करनी है तो उसके लिए मैं कुछ लेमा को यूज़ करती हूँ। वो उसके लिए पहले मेरे को लेमा प्रूफ करना पड़ता है, फिर मैं वो थ्योरम को कंप्लीट कर सकती हूँ। इसीलिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले गॉर्सेट्स लेमा को इस्तेमाल करेंगे, उसको प्रूफ करेंगे। क्या कहता है गॉर्सेट लेमा थ्योरम? इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक। ये लाइन तो हर जगह यूज़ होगी आपकी कि फंक्शन मेरा क्या है? एनालिटिक है। विद इन एंड ऑन द क्लोज कॉन्टोर सी। क्लोज कॉन्टोर के अंदर भी और ऊपर भी। देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देर इज ऑलवेज पॉसिबल टू डिवाइड द रीजन सी इंटू फाइनाइट नंबर ऑफ मैशेस। हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए मतलब बिल्कुल 0 होने तक मेरे पॉइंट्स कुछ मैशेस में टूट सकते हैं। वो मैशेस कैसे होंगे? या तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे या फिर जो उसके जो साइड में ये बचे हुए हैं या फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है। और ये वो कैसे स्क्वायर होंगे? पार्शियल स्क्वायर होंगे। जो कंप्लीट स्क्वायर हैं उनका नाम मेरे को देना है CN और जो मेरे पार्शियल स्क्वायर्स हैं उनका नाम देना है मेरे को DM। सच दैट विद इन ईच मैशेस देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट Z0। मतलब कि हर एक स्क्वायर के अंदर हर एक मैश के अंदर जो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा 0 Z0, उसके लिए क्या होगा? एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट माइनस एफ डैश जेड नोट इज लेस देन का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी जेड इन मैश। मतलब अब एक बार इसको दोबारा थ्योरम का यूज़ रीड करते हैं। सबसे पहले फंक्शन मेरा एनालिटिक है। कहाँ पर? क्लोज कॉन्टोर सी के अंदर भी और ऊपर भी। तो हर एक एप्सिलॉन के लिए मेरे को जो रीज़न है उसको मैं डिवाइड कर सकती हूँ काफ़ी सारे हिस्सों में। वो हिस्से कैसे होंगे? या तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे या फिर पार्शियल स्क्वायर होंगे। परफेक्ट स्क्वायर का मैंने नाम दे दिया CN और पार्शियल स्क्वायर का मैंने नाम दे दिया DM। तब क्या होगा? मेरे पास एक जेड नोड आएगा और जेड नोड की वैल्यू कैसी होगी? मोड ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोड मतलब अपॉन जेड माइनस जेड नोड माइनस एफ डैश जेड नोड। ये जब हम ग्रेजुएशन में करते थे ना, ये निकालते थे हम, वैल्यू निकालते थे इस टाइप की, तब हम इसका यूज़ करते थे। अभी के लिए बस आप ये समझ लो कि यहाँ पे एक जेड नोट पॉइंट आएगा इस टाइप का, लेस देन एप्सिलॉन होगा वो। किसके लिए? फॉर हर एक मैश जेड के लिए। मतलब मान लो मेरे पास ये मैंने आपको फिगर बना के दिखाई है, ये मेरा पूरा कॉन्टोर है जो मैंने स्काई ब्लू कलर में शो किया है। इसके अंदर कुछ स्क्वायर्स हैं और जो कुछ स्क्वायर नहीं हैं, कुछ पार्शियल स्क्वायर हैं। जैसे कि ये पार्शियल स्क्वायर है, ये यहाँ पे पार्शियल स्क्वायर है। तो मेरे पास क्या है? कुछ स्क्वायर हैं, कुछ पार्शियल स्क्वायर हैं। तो जो स्क्वायर है उसको नाम दे दिया कंप्लीट स्क्वायर यानी कि CM और जो पार्शियल स्क्वायर है उसको मैंने नाम दे दिया DM।
अब देखो जो ये z की बात कर रहा है, ये पूरा रीजन क्या है, मेरे पास z है। अब इस z में z नोड आएगी, उस z नोड की वैल्यू उसने ये दी हुई है। ये आपको थोड़ा सा स्टेप तो याद करना पड़ेगा एमएससी में। तो अब हम इसकी वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे इस थ्योरम का, वो स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट याद होगी, एनालिटिक फंक्शन है, उसमें दो पार्ट्स हैं, एक पार्शियल है और एक कंप्लीट है, और उनको नाम दिया है CM DM, और फिर z की वैल्यू दी है z नोड की। प्रूफ कैसे करेंगे गॉर्सर्स थ्योरम लेमा को, सबसे पहले तो इसका लेमा को एज इट इज़ लिख लेंगे कि अगर मेरे पास कुछ ऐसी कंडीशंस है तो मेरे पास ये टर्म ट्रू होगी। क्या, एफ ऑफ जेड, मतलब फंक्शन ऑफ जेड में से माइनस करेंगे फंक्शन ऑफ जेड नोड अपॉन जेड माइनस जेड नोड, माइनस किससे लेस होगा, उसका मोड एप्सिलॉन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं अपना हेट ले लेते हैं z, हेट z इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोड अपॉन जेड माइनस जेड नोड माइनस एफ डेरिवेटिव, एफ फंक्शन का डेरिवेटिव किसमें, जब वो जेड नोड उसमें पुट किया हो। तो इसको हम कर लेते हैं लेट। आपको लेट क्या करना है, लेट आपको वही चीज़ करनी है जो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट होगी। ध्यान से देखो, ये बिल्कुल सेम है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिस एंड एफ ऑफ जेड दिस, इसी स्टेटमेंट को आपने लेट कर लेना है, क्योंकि मेरे को ये एप्सिलॉन से जीरो नीचे प्रूफ करनी है। ये जेड क्या है यहाँ पे एक मैश के अंदर, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट जेड इन अ मैश एज। अब देखो क्या कहता है ये, एज जेड टेंड्स टू जेड ज़ीरो, मतलब अगर मेरा जेड ज़ीरो को अप्रोच करता है जेड ज़ीरो को, तो जो मेरा हैगा है वो भी मेरा कहाँ पे करेगा, हैटा है वो भी मेरा कहाँ जाएगा, ज़ीरो पे जाएगा। अब इसको एन मत समझ लेना आप, जैसे होता है ना अल्फ़ा बीटा गामा, ये उसी का एक सिंबल है हैटा, मतलब एच वाले पोर्शन पे आता है ये हैटा। ठीक है, बाय स्टार वी हैव, स्टार से मैंने क्या लिया, स्टार ये वाली मेरी इक्वेशन थी, लेट एन हैटा जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड माइनस एफ जेड नोड अपॉन जेड माइनस जेड नोड माइनस डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड नोड। तो यहाँ से मैंने क्या लिया, इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जब वो लेंगे ना एलसीएम तब मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हैगा ऑफ जेड माइनस जेड नोड एफ जेड माइनस एफ जेड नोड माइनस जेड माइनस जेड नोड एफ डैश जेड नोड। ये मैं कर क्यों रही हूँ ऐसे, क्योंकि आपको याद है जब मैंने पिछली थ्योरम करी थी हमने, तो उसमें हमने इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड निकाला था, राइट। तो उसका यूज़ ताकि हम कर सकें, इसीलिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एफ जेड को अलग कर लिया और बाकी सारी टर्म जिसमें जेड नोड है या फिर कुछ और है वो हमने अलग कर ली। अब देखो वहाँ पे हमने इसको वैल्यू को क्या क्यों किया था, ये ताकि हम जो मेरा कॉन्टोर है, कोई भी मेरा कॉन्टोर है, उसको मैं जब पार्ट्स में डिवाइड करूँगी तो उसमें मैंने कुछ रीज़न लिए थे CM और DM, राइट। अब उनका यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, जो मैंने रीज़न था उसको डिवाइड किया C में जो कंप्लीट स्क्वायर है और D में जो पार्शियल स्क्वायर है, नाम दे दिया उनको, कंप्लीट कर दिया। अब देखो जब भी हम इसमें एक कंप्लीट स्क्वायर की बात करेंगे तो उसकी रोटेशन, ये एक तरह से कॉन्टोर ही तो बना है। कॉन्टोर क्या होता है, या तो सर्कल हो या फिर कुछ भी हो, स्क्वायर हो सर्कल हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, बस क्लोज्ड लाइन होनी चाहिए वो एक तरह से। तो जब भी हम कॉन्टोर की बात करते हैं तो वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, ये बात आपको नोट करके रख लेनी है। अब हम क्या करेंगे, अभी बस देखते जाओ कि हो क्या रहा है, जब हम लास्ट में इसको रिवाइज करेंगे तो आपको एकदम समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव करा दिया। अब देखो मान लो ये तो कंप्लीट स्क्वायर था तो इसका तो हो गया, अभी मेरे पास मैं ये वाली वैल्यू उठाऊँ यहाँ से तो ये तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ये तो क्या है, कुछ इस शेप का है, इस शेप का। यहाँ पे तो दोबारा से इसमें क्या बनाएंगे, एक और स्क्वायर बनाएंगे, तो वो तो स्क्वायर बन गया। अब दोबारा से ये पोर्शन बचा, इस पोर्शन को मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा बना। इसमें मैं दोबारा से कॉन्टोर बनाऊंगी, स्क्वायर्स बनाऊंगी, तो पूरे स्क्वायर्स तो कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन फिर से कुछ छोटे छोटे वो बचेंगे जो पार्शियल स्क्वायर बचेंगे, राइट। लास्ट में वो जाते जाते बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। और वो आपको क्यों, यहाँ वो वैल्यू आप कैसे निकालोगे, जैसे अभी तो ये 1 2 इस तरह ली हैं, तो ये मैंने कहाँ तक ले ली, n तक ले ली, यानी कि n टर्म्स तक वो मेरे को छोटे करने हैं। अब इसमें मैंने कंसीडर किया क्या, एक इंटेग्रल
किस तरह का इंटेग्रल, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्टोर सी आर क्यों लिखा, जो कंप्लीट स्क्वायर हैं उनके लिए, एफ ऑफ जेड डी जेड, और समेशन r टेंड्स टू 1 कहाँ तक, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर एफ ऑफ जेड डी जेड। ये डी आर किसके लिए है, जो एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं है, वो किसके इक्वल होगा, टोटल ऑफ एफ ऑफ जेड के। अब याद है मैंने यहाँ पे एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकाली थी, और यहाँ पे भी मेरा क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड। यही तो आता है कॉन्टोर का एफ ऑफ जेड डी जेड। अब हम क्या करेंगे, जो मेरी वैल्यू है सी ऑफ आर की, ये वाली वैल्यू है जो मेरी, इसको मैं समेशन खोल के कैसे लिख सकती हूँ। सबसे पहले तो अगर मैं इसको एज इट इज़ लिखूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, सी ऑफ आर इज इक्वल टू, इसमें से मैंने क्या कर दिया, एफ ऑफ जेड में से ये टर्म दूसरी साइड लेके चली गई तो मेरा क्या आ गया, ये टर्म मैं जब दूसरी साइड लेके चलूँगी तो डी आर हो जाएगा। अब एक और टर्म देखो, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल थी, ये वाली वैल्यू थी एफ ऑफ जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट एफ डैश जेड नोट प्लस हैगा हेटा ऑफ जेड माइनस जेड नोट। तो वो मैंने पूरी वैल्यू की रख दी, वैल्यू एफ ऑफ जेड की, और साथ में लिख दिया डी जेड। अब बची बात किसकी, डी आर की बात। डी आर को हम दोबारा से सॉल्व करेंगे, पहले हम सी आर को सॉल्व कर लेते हैं। तो सी आर की वैल्यू मेरी ये आ गई, सी आर क्या है, एग्जैक्ट स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं जो। अब एफ ऑफ जेड बाहर निकाल लिया क्योंकि ये तो कांस्टेंट है मेरा, वो जिसमें मेरे को इंटीग्रेशन करना है वो तो z है, तो z नोट क्या हो गया, कांस्टेंट। इसी तरह इंटीग्रेशन लगाया, यहाँ से ये वाला पोर्शन सिर्फ काम में आएगा, ये भी वो क्या है, सिंपल है मेरा फंक्शन, तो इसको भी मैं बाहर ले लूँगी कांस्टेंट लेके। अब यहाँ पे सिर्फ इसका काम है, ये वाला पोर्शन भी मेरा बाहर आ जाएगा, राइट। तो जब मैं अब देखो, ये वाली टर्म मैंने कहीं पढ़ी ही है, और ये वाली टर्म पर दिखा देती हूँ आपको, ये वाली टर्म, ये टर्म कुछ ऐसी है जो हमने पिछली थ्योरम में पढ़ी थी, कॉन्टोर सी जेड डी जेड इज इक्वल टू 0, कॉन्टोर सी जेड डी जेड इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 इंटू डी जेड। तो 1 इंटू डी जेड वाला तो कुछ ये वाली टर्म थी, और z इंटू डी जेड वाली ये वाली टर्म थी। बिल्कुल सही है ये बात। कहाँ पे पढ़ी है हमने, जो पीछे अभी अभी 2 थ्योरम करके आए हैं हम, तो वहाँ से इनकी वैल्यूज़ क्या होगी मेरे पास, 0। ये हम कर क्यों रहे हैं, ताकि हम इसकी वैल्यूज़ निकाल सकें सी ऑफ आर की, क्योंकि मेरे को टोटल का क्या चाहिए, कॉन्टोर का इंटीग्रेशन चाहिए। अब इसकी वैल्यू क्या आई मेरे पास, कट कट आके जो भी मेरे पास बचा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिर्फ मेरे पास टर्म क्या बची, ये वाली, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये जेड नोड, ये तो एक बात देखो, ये तो पहली बात तो ये फंक्शन कांस्टेंट है, दूसरी बात कि एफ ऑफ जेड नोड का डेरिवेटिव लिया है हमने, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, ख़त्म। अब इसके साथ साथ डी आर की वैल्यू भी यही आएगी, सी आर की वैल्यू आ गई मेरे पास, डी आर की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैं कहाँ पे पुट करूँगी, एफ ऑफ जेड में, इस वाली टर्म में, जो मैंने टर्म ली है कौन सी, सेकंड नंबर की, ताकि मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाए, एफ ऑफ जेड की। तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, कॉन्टोर सी का इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड समेशन आर टेंड्स टू 1 to n, ये किसकी वैल्यू रखी, सी आर वाले की, और ये किसकी वैल्यू रखी, डी आर वाले एफ ऑफ जेड की, दोनों की वैल्यू रख दी। मेरे पास क्या आया, बिल्कुल इजी समझ आ रहा है ना आपको। तो इसकी वैल्यू अब मेरे पास यहाँ पे क्या आई, दोनों साइड मैंने ले लिया मोड, क्योंकि मेरे को ये मोड किससे छोटा करना है, एप्सिलॉन से, जो मेरे को चाहिए मैं वो बनाती चल रही हूँ। तो मैंने दोनों साइड ले लिया समेशन का मोड लिया मैंने, तो मेरे पास क्या आएगा, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या कहती है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी अगर आपने पढ़ी हो, x प्लस वाई का मोड लेस देन होता है x के मोड से प्लस y के मोड से। तो वहाँ से मेरे पास क्या आया, ये लेस देन इक्वल आ गया किसके, यहाँ पे ये इक्वल था, लेकिन जब ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाई तो ये लेस देन का भी साइन आ गया इस पर। तो यहाँ से ये इक्वल आ गया किसके, लेस देन इक्वल आ गया समेशन ऑफ दिस पूरी टर्म का। अब यहाँ से मेरे पास बात आती है कि जो मेरा कांस्टेंट है वो मेरा बाहर चला जाएगा, ठीक है, और जो मेरी वैल्यू z में है वो मेरी अंदर रहेगी। तो z वाली वैल्यू को मैंने रखा अंदर, और जो बिना z वाली की वैल्यू थी उसको मैंने रखा बाहर। अब देखो ये वाली टर्म को मैंने शुरू में क्या माना था, एप्सिलॉन, दिखाती हूँ आपको। जब हमने इसको हेट ऑफ z पुट किया था तो ये किससे कम थी,
एन जेड एप्सिलॉन से, ये देखो यहाँ पे ये एप्सिलॉन से कम है यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने इसकी क्या रख दी वैल्यू, एप्सिलॉन से कम, राइट। जब मेरे पास ये टर्म एप्सिलॉन से कम आ गई, ये वाली टर्म भी एप्सिलॉन से कम आ गई, और एप्सिलॉन को जब आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, सोच के देखो, अगर आप एप्सिलॉन क्या होता है, बिल्कुल जीरो के बिल्कुल थोड़ी सी पास की वैल्यू होती है। अगर आप उसको किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या बन जाती है, अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो, राइट। तो ये वाला पूरी टर्म किससे छोटी हो जाएगी, एप्सिलॉन से। लेकिन अभी मेरे पास क्या बचा है, z माइनस जेड नॉट। मैंने क्या चीज़ सॉल्व की, अभी सिर्फ यहाँ तक सॉल्व किया, अभी मेरे पास z माइनस जेड नॉट बचा है। ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने क्या कर लिया है, लेट एल ऑफ आर ए आर, एल ऑफ क्या है, लाइन, जो मेरी एग्जैक्ट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर की जो मेरे पास ये थी साइड्स, उसको मैंने नाम दे दिया एल आर, और जो मेरे पास पार्शियल की लाइंस थी यानी कि साइड्स थी, उनको मैंने दे दिया एल आर डैश, ठीक है। और ए आर का मतलब क्या है, एरिया किसका, कंप्लीट का, और ए आर डैश का मतलब है एरिया किसका, पार्शियल स्क्वायर का। दोनों की वैल्यू बात समझ आ गई। ये मेरे आपको फिगर में ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एल आर इनकी साइड्स हैं और ए आर इनका एरिया है, और एरिया हम अगर डायगोनल के मेथड से निकालें तो कैसा आएगा मेरे पास, √2 LR लिख सकते हैं हमको, इनके जो डायगोनल है वो, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ निकल गई। और देखो ये पूरी वाली स्क्वायर को तो हम एग्जैक्ट माप सकते हैं, लेकिन जो दूसरी वाली है इसका मैंने नाम दे दिया LR डैश, क्लियर है। ये क्या होगी मेरे पास वैल्यू, लेस देन √2LR। क्यों, z माइनस जेड नोट का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ का मॉडुलस जब हम लेते हैं, या मान लो जब हम करते थे x माइनस वाई का मॉडुलस, तो क्या लेते थे, √x² प्लस y², यही लेते थे। मॉडुलस का प्रॉपर्टी है ना ये, तो उसी से मैंने इसकी क्या निकाल ली, लाइन की डायगोनल। अब मेरे पास स्क्वायर की आ गई और पार्शियल स्क्वायर भी आ गया। यहाँ से मैंने सबसे पहले तो मैंने इसकी वैल्यू समेशन, इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली थी क्या, एप्सिलॉन, और बची हुई इस वाली टर्म की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, लेस देन 2√2L/R। अब क्या करूँगी मैं, इन सारी टर्म्स को मैं वापस जहाँ से मैंने निकाली है वहाँ पे पुट कर दूँगी सबसे पहले। लेकिन मेरे को ज़रूरत पड़ेगी किसकी, पैरामीटर की। पैरामीटर क्यों, क्योंकि पैरामीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री, और बाउंड्री की ज़रूरत क्या हो, बाउंड्री क्यों ज़रूरत पड़ेगी, ताकि जब हम उसकी वैल्यू को पूरा पुट कर सकें तब मेरे को उसकी ज़रूरत पड़ेगी। लगाई मैंने वैल्यू। यहाँ पे जब dz की हम बात करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, CR। यहाँ पे मेरे को ज़रूरत पड़ेगी ना पैरामीटर की, तो CR की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4/LR। डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, तो अब मेरे पास इसकी वैल्यू भी आ गई, इसकी वैल्यू भी आ गई, और मेरे पास एप्सिलॉन तो पहले से ही है। इसकी वैल्यू क्या आई, LR√2। इस वाले की वैल्यू क्या आई, 4LR। यहाँ से भी LR डैश √2, और इसकी वैल्यू क्या आई, 4LR डैश, और इसको मैंने दे दिया था नाम डेल आर। जो बची हुई ये वाली फिगर है ना, इसको मैंने नाम दे दिया था डेल ऑफ आर। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आई, बाहर निकाल दी, जो जो कांस्टेंट थे वो सारे बाहर निकाल दिए, जो जो कांस्टेंट नहीं थे, मतलब जिसके अलॉन्ग मेरे को समेशन को खोलना था वो मैंने अंदर रखे। तो मेरे पास क्या आया, 4/√2। यहाँ पे समेशन वाली टर्म्स अंदर रखी और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई में रखा। अब जो ये वाली टर्म है इसका मतलब क्या है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो इसको मैं लिख सकती हूँ A/R, साइड इंटू साइड है, यहाँ पे भी साइड इंटू साइड है, तो इसको मैंने लिख दिया एरिया। यहाँ पे मेरे पास क्या है, LR डेल R एज इट इज़ लिखा। वो क्यों, क्योंकि मेरे पास इसकी स्क्वायर नहीं है और मेरे पास इसका क्या है, सिर्फ दो पोर्शन है, एक तो LR वाला और एक डेल R वाला। दोनों टर्म आ गई। इसको मैं पूरे को लिख सकती हूँ टोटल का एरिया A, और इसको मैं लिख सकती हूँ B, क्योंकि मेरे को पता तो है नहीं ये क्या है, ये तो जस्ट हम एज्यूम करके चले थे। अब ये वाली टर्म और इस वाली टर्म में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, 4/√2A प्लस ε√2B। ε√2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, 4A प्लस B।
ये किसके इक्वेट में चल रहा है, मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन कॉन्टोर सी एफ ऑफ जेड डी जेड के। यहाँ पे तो ये लेस देन चल रहा है, ये सारा मतलब ये वाली चीज़ इसके तो इक्वल है, लेकिन ऑल ओवर मेरा क्या चल रहा है, लेस देन। लेस देन चलने के कारण मेरे पास ये वैल्यू क्या आ गई, एप्सिलॉन को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वो अप्रॉक्सीमेटली 0 बन जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 0 बन गया तो मेरे पास ये क्या आ गई, वैल्यू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्टोर सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। वहाँ पे हमने वो थ्योरम की हेल्प से किया था, यहाँ पे हमने ये लेमा की हेल्प से प्रूफ किया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद अस इफ़ यू लाइक द वीडियोज़।